हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 3 का लेक्चर नंबर 5। और आज हम पढ़ेंगे विशिष्ट प्रतिरोध, या जिसको हम लोग प्रतिरोधकता भी कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहा जाता है रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो इसकी परिभाषा पढ़ने के लिए हम ये जानते हैं कि जब हम किसी तार में धारा प्रवाहित करते हैं, जैसे मान लो ये हमारे पास कोई चालक तार है और उसमें अगर धारा प्रवाहित करें, तो धारा प्रवाहित करने के लिए हम क्या करते हैं, एक बैटरी लगाते हैं और उस बैटरी में इस बैटरी का अगर विभवांतर अगर V है और चालक तार की लंबाई अगर L है, तो इसमें जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है वो अगर E है, ठीक है ना, और धारा घनत्व अगर J है, तो इसका जो अनुपात होता है यानी E/J, ये कहलाता है उस चालक पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध। समझ में आई? यानी जब किसी तार में जब धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक के अंदर किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व के अनुपात को उस चालक पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है। ये जो भौतिक राशि है विशिष्ट प्रतिरोध, ये लोग 10th क्लास में भी आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो न्यूमेरिकल में इस फार्मूले की बहुत जरूरत है, तो इसको जरा हम लोग पहले परिभाषित कर लें। कैसे परिभाषा लिखेंगे इसकी, तो लिखिए जरा, इसमें नोट्स बनाना शुरू कर दें। जब किसी चालक तार में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक के अंदर किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा धारा घनत्व J, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा धारा घनत्व J के अनुपात को चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, या इसका दूसरा नाम प्रतिरोधकता भी होता है। तो किसी चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो परिभाषा के अनुसार हम लोग लिख सकते हैं रो इज इक्वल टू E/J। लेकिन अगर तार में धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके अंदर कितना वैद्युत क्षेत्र और धारा घनत्व है, इसका मान भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो यदि चालक तार की लंबाई L
तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A है। परिच्छेद का क्षेत्रफल A है, यानी ये सिरा तो माइनस प्लस का है, ये इसका एरिया है A, ठीक है। लंबाई है L और बैटरी का विभवांतर है V। तो है तथा तार के सिरों के बीच V वोल्ट का विभवांतर लगाने से I धारा प्रवाहित होती है। तो E इक्वल टू कितना होगा, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, V/L, तथा धारा घनत्व तो कितना होगा, ये सब लोग पढ़ चुके हैं हम लोग, इसकी परिभाषा धारा घनत्व की I/A, ठीक है। ये जरा इसको समीकरण नंबर डाल लीजिए 1, और ये दोनों जो E और J के मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 में E व J के मान रखने पर रख दीजिए इसमें। तो रो इक्वल टू हो जाएगा V/L, ये तो E की वैल्यू हो गया, J की वैल्यू होगी तो ये उल्टा हो जाएगा A/I, ये लिख सकते हैं। या चलो इसको नोट कर ले, उसके बाद फिर हम आगे करते हैं। नोट कर लीजिए। तो इसमें जो है इसको थोड़ा सा रीअरेंज करिए, तो रो इक्वल टू लिख सकते हैं V/I इंटू A/L, ऐसे लिख सकते हैं। रो इक्वल टू ये V/I ये R के बराबर होता है, ये जानते हैं, क्योंकि V/I इज इक्वल टू R। ये क्या कहलाता है, R चालक का वैद्युत प्रतिरोध है। तो R इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, A/L। ये भी विशिष्ट प्रतिरोध यानी प्रतिरोधकता का फार्मूला है। पर विशिष्ट प्रतिरोध का जो फार्मूला होता है वो एक डेफिनेशन के अनुसार होता है E/J, और दूसरा फार्मूला बनता है रो इक्वल टू RA/L, ठीक है। अब उसके बाद आगे देखो, एक वैद्युत प्रतिरोध का सूत्र हम लोग निकाल चुके हैं पहले। R इज इक्वल टू, जब ओम के नियम का निगमन हम लोगों ने किया था पिछले वाले वीडियो में, तो उसमें R इज इक्वल टू निकला था mL/Ne²A/τ। ये हम लोग निकाल चुके हैं। किसी चालक का जो वैद्युत प्रतिरोध होता है वो चालक की लंबाई और उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल पर तो निर्भर करता ही है, साथ में इस बात पर निर्भर करता है कि उसका श्रांतिकाल कितना है, उस इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। यहाँ पर m क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, और m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और E एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ठीक है। ये हमको पता है कि इसमें जो पैरामीटर्स लगे हैं उसके नाम क्या है, ठीक है। m क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, L है चालक तार की लंबाई, N है एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश,
ए है तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल और टाउ है श्रांतिकाल। श्रांतिकाल समझते हैं ना, जब कोई चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन जब चलते हैं तो धन आयनों से टकराते भी हैं, तो धन आयनों से दो क्रमागत टक्करों के बीच का जो औसत समय अंतराल होता है उसको हम लोग कहते हैं श्रांतिकाल। ये सब कुछ हम पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। ये आर की वैल्यू अगर हम इसमें रख दें तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसलिए रो इक्वल टू ml अपान n स्क्वायर ए टाउ इंटू ए अपान एल। तो एल से एल कैंसिल, ए से ए कैंसिल, रो इक्वल टू बच जाएगा m अपान n स्क्वायर टाउ। ये भी विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र है और ये बताता है सूत्र, ये इससे पता चल रहा है विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में कि विशिष्ट प्रतिरोध का मान ये चालक की लंबाई और उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। यानी जो ये इसका मतलब कह सकते हैं कि ये किसी पदार्थ का एक गुण है जो चालक की लंबाई और मोटाई पर निर्भर नहीं करता है। जबकि प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध लंबाई पर डिपेंड करता है और एरिया पर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा लंबा तार होगा उसका प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा, जितना मोटा तार होगा यानी एरिया इसका ज्यादा होगा, प्रतिरोध उतना ही कम होता है। ठीक है ना, इसका मतलब से पता चला कि मोटे तारों का प्रतिरोध कम होता है, पतले तारों का प्रतिरोध ज्यादा होता है। ठीक है, तो लेकिन ये जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है ये उस लंबाई और चौड़ाई पर डिपेंड नहीं करता है अगर पदार्थ वही है। जैसे अगर एग्जांपल ले लें कापर का, कापर अगर तार ले लें, चाहे छोटा तार लें, चाहे लंबा तार लें, चाहे मोटा तार लें, चाहे पतला तार लें, उसका विशिष्ट प्रतिरोध उतना ही रहेगा, वो चेंज नहीं होता है। यानी कह सकते हैं कि ये पदार्थ का गुण है। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ और भी जानकारियां आपको करनी है। जैसे हम विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक लिख लेते हैं, विमा लिखते हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं जरा नीचे कि विशिष्ट प्रतिरोध यानी रो, रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा, इस वाले सूत्र से निकालो मात्रक। यहां देखो आप प्रतिरोध का मात्रक ओम, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, लंबाई का मात्रक मीटर, तो मीटर से ऊपर वाला एक घात कम हो जाएगी मीटर की, क्या बचेगा ओम मीटर, ओम मीटर, ये इसका मात्रक होता है। और दूसरी चीज है रो की विमा क्या होती है, रो की विमा, तो विमा निकालना और भी आसान हो गया। यहाँ पर प्रतिरोध की विमा इंटू लंबाई की विमा, प्रतिरोध की विमा तो पता है हमको ml स्क्वायर t माइनस 3 a माइनस 2, ये प्रतिरोध की विमा होती है। और उसमें अगर मीटर का और मल्टीप्लाई करते हैं तो l और आ जाएगा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगी, एक घात और बढ़ गई इसकी, तो ये इसकी विमा हो जाएगी रो की, ml क्यूब t माइनस 3 a माइनस 2। ठीक है, तीसरी चीज इसमें यह है कि जो रो होता है, रो किसी पदार्थ का एक लाक्षणिक गुण है, किसी पदार्थ का एक लाक्षणिक गुण है जो पदार्थ की लंबाई व चौड़ाई पर निर्भर नहीं करता है। ठीक, नोट कर लें इसको। दूसरी चीज और बता दें कि जो विशिष्ट प्रतिरोध का मान है वो लंबाई चौड़ाई पर तो निर्भर नहीं करता है,
तो किस बात पर निर्भर करता है, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर किसी भी चालक तार का अगर ताप बदल दिया जाए तो उसका विस्तृत प्रतिरोध का मान बदल जाता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से m और e इस पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो टाउ और n ये बदल जाते हैं। ठीक है ना। जैसे चालक पदार्थ ले, कोई कंडक्टर अगर लेते हैं तो उसमें जब हम ऊष्मा दी जाती है तो उसका ताप बढ़ता है तो उसकी क्या होता है कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो और तेजी से गति करने लगते हैं। जब तेजी से गति करते हैं तो रो का मान जो है वो कम हो जाता है। जल्दी टकराएंगे अनायनों से, जल्दी टकराएंगे तो टाउ का मान क्या होगा, कम होगा। जब टाउ का मान कम होगा तो रो का मान बढ़ता है। यानी जब किसी तार का जो प्रतिरोध, किसी तार का ताप अगर बढ़ाया जाए तो उसका विस्तृत प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। ठीक है। लेकिन यन की संख्या भी बढ़ती है। भाई टाउ तो घट जाता है लेकिन यन क्या होता है, ये बढ़ता है। और बढ़ता है तो रो का मान क्या होगा, कम हो जाएगा। लेकिन धातुओं में ये वृद्धि जो है एन की बहुत कम होती है। जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन 10 की घात -29 प्रति घन मीटर में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब हम थोड़ा बहुत अगर बढ़ भी जाएंगे तो रो के मान पर इस एन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रभाव पड़ता है तो सिर्फ टाउ का। तो जो धातुएं होती हैं उसके लिए रो का मान ताप बढ़ने पर बढ़ता है, जबकि जो अर्धचालक होते हैं, अर्धचालकों का अगर ताप बढ़ाया जाए तो उसका जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो घटता है। क्योंकि उसमें पहले जब ताप नहीं बढ़ाया गया तब उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या लगभग नगण्य होती है। ठीक है। जैसे ताप बढ़ाते हैं उसमें एन का मान बहुत तेजी से बढ़ता है। उसके जो सहसंयोजक बंध होते हैं वो टूटते हैं। ठीक है। जब टूटेंगे तो एन का मान बढ़ेगा, एन का मान बढ़ेगा तो रो का मान घट जाता है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं ताप बढ़ने से मिश्र जो अर्धचालक होते हैं उनका जो प्रतिरोध या विशिष्ट प्रतिरोध घटता है। ठीक है ना। और तीसरी चीज आता है कि अर्धचालक के अलावा जो दूसरे पदार्थ होते हैं कहते हैं हम लोग मिश्र धातुएं। जैसे है मिश्र धातु मतलब जैसे नाम लेते हैं हम लोग नाइक्रोम है, कांस्टेंटन है। ठीक है। तो ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिन पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हालांकि थोड़ा बहुत प्रतिरोध बढ़ता है इसमें, जैसे धातुओं में बढ़ता है कि ताप बढ़ाया जाए तो धातुओं को तो बढ़ जाता है, ऐसे ही मिश्र धातुओं का भी ताप बढ़ाने से प्रतिरोध का मान बढ़ता है या विशिष्ट प्रतिरोध का मान बढ़ता है। लेकिन इनकी वृद्धि धातुओं की अपेक्षा बहुत कम होती है। तो ये कहा जाता है कि ताप का जो प्रभाव होता है वो मिश्र धातुओं पर लगभग नगण्य होता है। ठीक है। तो इसलिए उसका जो प्रतिरोध होता है वो या प्रतिरोध या विशिष्ट प्रतिरोध एक ही चीज कह सकते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध दोनों पर ताप का प्रभाव एक जैसा ही होता है। अगर प्रतिरोध का ताप बढ़ाने से बढ़ेगा जिसमें तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध भी बढ़ेगा। अगर जिसका घटता है प्रतिरोध तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध भी घटेगा ताप बढ़ाने से। इसका डिस्कस हम लोग इसके पिछले वाले वीडियो में कर चुके हैं, प्रतिरोध के मान में ताप का प्रभाव कैसे पड़ता है। ठीक है। तो इसको नोट कर लें। उसके आगे फिर हम एक और परिभाषा आपको बताते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन तब भी आपको जानना है, नोट कर लें इसको। हेडिंग लगाइए विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता इसको कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस विशिष्ट चालकता। ठीक है।
इसकी परिभाषा तो बहुत सिंपल, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है विशिष्ट प्रतिरोध, उसके व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो इसकी परिभाषा सिंपल लिख सकते हैं, किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध, जबकि इसको दूसरा नाम क्या होता है, प्रतिरोधकता, के व्युत्क्रम को विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता, प्रतिरोध नहीं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है, तो आप जरा व्युत्क्रम लिखना है इसका, तो सिग्मा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/, ये तो उसकी परिभाषा से हो गया। अब ये हम लोग जानते हैं कि रो इक्वल टू, हमें परिभाषा से हमने लिखा था, रो की परिभाषा से E/J भी होता है ये। तो चूंकि रो इक्वल टू होता है E/J, तो जब रो का मान यहाँ लगा दिया, सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, J/E हो जाएगा, या इसको लिख सकते हैं J इक्वल टू सिग्मा E। ये एक संबंध होता है जो धारा घनत्व और विशिष्ट चालकता के बीच संबंध को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो मात्रक क्या हो जाएगा इसका, यानी सिग्मा का मात्रक, तो मात्रक इसका जो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है उसका उल्टा हो जाएगा। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम मीटर, उसका उल्टा करेंगे, तो उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स, ये इसका मात्रक हो जाएगा। विमा क्या हो जाएगी इसकी, सिग्मा की, यानी विशिष्ट चालकता की विमा, तो जो रो की जो विमा थी उसका भी उल्टा कर देंगे, तो उसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, m-1 l-3 t³ a²। उसके घातों के चिन्ह बदल देने हैं सभी। ठीक है, नोट कर लें इसको। उसके बाद हम लोग बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, तो इसको नोट कर लें। उसके बाद फिर हम लोग कुछ आगे प्रश्नों को करते हैं। और पहला प्रश्न है हमारा, एक तार का प्रतिरोध, एक तार का प्रतिरोध R है। यदि तार को खींचकर इसकी लंबाई प्रारंभिक लंबाई की n गुना कर दी जाए, प्रारंभिक लंबाई खींचकर इसकी लंबाई, प्रारंभिक लंबाई की n गुना कर दी जाए, तो
कर दी जाए तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा? तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा? ठीक है, अब जो क्वेश्चन से लग रहा है कि तार की लंबाई को बढ़ाया जा रहा है, और ये जानते हैं इस वाले सूत्र से, हम लोग सूत्र एक पढ़ चुके हैं, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। यहां से आर का मान अगर निकाला जाए तो क्या निकलेगा? रो एल अपॉन ए। ये सूत्र हम लोगों ने पढ़ा है। तो इसका मतलब अगर लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, ठीक है ना? यानी लंबाई के n गुणानुपाती होता है, तो लंबाई जब बढ़ा करके n गुना कर दी जाती है तो उसका प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा बढ़ करके, ये हमको ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं कि माना एक तार है जिसकी प्रारंभिक लंबाई है L, जिसकी प्रारंभिक लंबाई L है, उसका प्रतिरोध है R और इसका जो एरिया है वो A, ठीक है। जब इसको हम खींचते हैं तो उसकी लंबाई बढ़ करके हो जाती है L डैश, लेकिन उसका एरिया भी कम हो जाएगा। क्रॉस सेक्शन एरिया में लंबाई जब बढ़ेगी, खींचा जाएगा तो लंबाई जब बढ़ती है तो उसकी मोटाई कम हो जाती है। तो ये एरिया मान लेते हैं घट करके कितना हो गया है A डैश, और लंबाई बढ़ करके हो गई है L डैश, और उसका प्रतिरोध ये हम मान लेते हैं R डैश हो जाएगा। ये हमको ज्ञात करना है R डैश का मान कितना होगा, ठीक है। तो प्रश्न के अनुसार क्या कहता है कि जो लंबाई हमने कितनी बढ़ाई है, यानी प्रश्नानुसार आप देख सकते हैं, हाँ, प्रश्नानुसार जो L डैश का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा? प्रारंभिक लंबाई का n गुना, जो तो क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है। तो यहां से हम L डैश अपॉन L का मान निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा n। इसको डाल लेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्लियर हो गई बात? उसके बाद अब जरा देखो, इसका चूंकि हमने लंबाई बढ़ाई है खींच करके, वो अलग से कोई पदार्थ तो उसमें मिलाया नहीं लंबाई बढ़ाने के लिए, पदार्थ जो पहले था वही पदार्थ बाद में भी है। इसका आयतन में कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है ना? आयतन जितना खींचने से पहले का था उतना खींचने के बाद भी रहेगा। तो इससे हम ये लगा करके निकाल सकते हैं कि उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसमें क्या परिवर्तन हो गया, ठीक है। तो इसमें हम लिखिए खींचने से पहले, खींचने से पहले तार का आयतन बराबर खींचने के बाद, खींचने के बाद का आयतन, खींचने के बाद तार का आयतन। यानी इसको कह सकते हैं इनिशियल वैल्यू कितना है और बराबर हो जाएगा फाइनल वैल्यू, ठीक है। प्रारंभिक और अंतिम आयतन ये दोनों बराबर होंगे तो आयतन का सूत्र कैसे लिखा जाएगा? क्षेत्रफल गुणित लंबाई, ठीक है। ये दोनों को पता है, ये किसी तार का अगर क्रॉस सेक्शन एरिया पता है, उसकी लंबाई पता है, दोनों गुणा कर देते हैं तो उसका आयतन निकल आता है। ये शुरू में था, जब हमने खींचा तो उसका एरिया हो गया A डैश और लंबाई हो गई L डैश। तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं A अपान A डैश का मान कितना आ जाएगा। तो A अपान A डैश का मान हो जाएगा L डैश अपान L। अच्छा, तो निकाल सकते हैं। और समीकरण नंबर 1 से ये वैल्यू लगा दो यहां से L डैश अपॉन L की, यानी समीकरण 1 से ये चीज हम लोग लिख सकते हैं। बात क्लियर हो गई? इसको थोड़ा सा दूर को इसको डाल लेते, समीकरण नंबर 2, और ये समीकरण नंबर 2 आया कहां से है? समीकरण नंबर 1 से, ठीक। अब जरा देखो प्रारंभिक प्रतिरोध कितना है जब तार को नहीं खींचा गया है, यानी तार का प्रारंभिक
प्रारंभिक प्रतिरोध बराबर कितना हो जाएगा, R बराबर 2L/A। और तार खींचने के बाद, यानी खींचने के बाद तार का प्रतिरोध, खींचने के बाद तार का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, ये हमने मान लिया R डैश है, पदार्थ वही है तो रो तो चेंज होगा नहीं, लंबाई चेंज हो गई खींचने पर और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी बदल गया है। तो R डैश का मान लिखा जाएगा रो L डैश अपॉन A। इन दोनों को जरा डिवाइड कर दें हम, इधर आ जाइए, फिर इन दोनों को अगर डिवाइड कर देते हैं तो R डैश अपॉन R का मान कितना हो जाएगा, यहां से इन दोनों की मदद से। तो देखिए रो से रो तो कैंसिल हो जाएगा डिवाइड करने से, ये हो जाएगा L डैश अपॉन A डैश, ये तो R डैश की वैल्यू हो गई, ये ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, तो A अपॉन L डैश, A अपॉन L, रो से रो कैंसिल होगा डिवाइड करने से, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लो, R डैश अपॉन R इसको तो लिख सकते हैं L डैश अपॉन L इंटू A अपॉन A डैश। ये समीकरण नंबर 1, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से L डैश अपॉन L तथा A अपॉन A डैश के मान रखने पर रख देंगे तो R अपॉन R डैश का मान कितना हो जाएगा, R डैश अपॉन R का मान हो जाएगा N इंटू N, इसका भी N है और इसका भी N वैल्यू है, तो N स्क्वायर हो गया ये, और तो R डैश का मान कितना हो जाएगा N स्क्वायर R, यानी जो प्रतिरोध है वो प्रारंभिक प्रतिरोध का N स्क्वायर गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूले के रूप में भी इसको याद रखना है कि अगर किसी तार को खींच करके बढ़ाया जाता है तो जितने गुना बढ़ाया जाएगा उसका स्क्वायर हो जाएगा, उतने गुना उसका प्रतिरोध बढ़ता है। जैसे किसी तार का प्रतिरोध खींच करके किसी तार की लंबाई खींच करके 2 गुना कर दी जाए, ठीक है, तो उसका प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा, तो जब तार को खींच करके 2 गुना किया जाएगा तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 गुना हो जाएगा प्रतिरोध। ठीक है, अगर ये चीज अगर आ जाए कि किसी तार की लंबाई दबा करके आधी कर दी जाती है तो प्रतिरोध बताओ कितना हो जाएगा, तो जब आधी कर दी जाएगी 1/2 हो गया है N का मान, 1/2 हो गया तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4, यानी 1/4 गुना हो जाएगा प्रतिरोध जब उसको दबा करके उसकी लंबाई आधी कर दी जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको हम फार्मूले के रूप में भी इसको याद रखेंगे और इसका पूरा डेरिवेशन भी हमको आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ये कई बार पूछा गया है, नोट कर लें इसको। इसके बाद एक क्वेश्चन हम लोग और करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। एक तार को खींचकर एक तार को खींचकर उसकी लंबाई 10% बढ़ा दी जाती है, इस तार के प्रतिरोध में इस
तार के प्रतिरोध में कितने प्रतिशत, तार के प्रतिरोध में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। ये प्रश्न है। एक तार को खींचकर उसकी लंबाई 10% बढ़ा दी जाती है तो तार के प्रतिरोध में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है ना। ये उसी जैसा प्रश्न है जैसा कि इसके पहले हम लोगों ने किया है, बस अंतर उसमें गुना बढ़ाया गया, इसमें प्रतिशत के रूप में बढ़ाया गया। वृद्धि हो रही है, इसका प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। कितने प्रतिशत बढ़ेगा ये हमको ज्ञात करना है। तो उसी तरीके से इसका भी सलूशन शुरू करें। अगर आप ट्राई भी कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप देखें कि निकाल लेते हैं तो अच्छी बात है। और उसके बाद आप लोग उसका सलूशन भी देख सकते हैं। तो कैसे करेंगे, बिल्कुल सेम प्रोसेस है। एक तार है पहले शुरू में जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया है A और लंबाई है L और उसका जो प्रतिरोध है वो R है। जब इसको हमने खींचा और खींच करके 10% इसकी लंबाई बढ़ा दी, 10% जब बढ़ाएंगे लंबाई तो उसकी चौड़ाई क्या होगी, कम हो जाएगी। तो चौड़ाई यानी उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो हम मान लेते हैं A डैश हो जाता है और लंबाई कितनी हो जाती है L डैश। 10% जितनी थी उसका 10% बढ़ा दी तो बढ़ करके हो गई L डैश और उसका जो प्रतिरोध हो जाएगा वो हो जाता है R डैश। ये हमने मान लिया। ये इसको मान करके लिख सकते हैं आप लोग कि माना तार की प्रारंभिक लंबाई L है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया यानी अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A है और प्रतिरोध R है। जब तार को खींच करके 10% बढ़ाया जाता है तो उसकी लंबाई L डैश, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A डैश और उसका प्रतिरोध R डैश हो जाता है। ये तो आप लोग लिख सकते हैं अपने मन से। उसके बाद प्रश्न के अनुसार क्या कहता है कि जो L डैश का जो मान होगा वो कितना होगा। वो कह रहा है कि 10% बढ़ा दी जाती है तो L तो पहले है और L का 10% 10/100 ये हो जाएगा L प्लस 0.1L जोड़ देंगे तो ये हो जाता है 1.1L या यहां से लिख सकते हैं L डैश अपॉन L बराबर हो जाएगा 1.1। इसको डाल लेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उसके बाद फिर हम लोग वही खींचने से पहले का आयतन VI मान लेते हैं और खींचने के बाद का आयतन VF मान लेते हैं। इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम ये इक्वल होते हैं, खींचने पर उसके आयतन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं A इंटू L बराबर A डैश इंटू L डैश। यहां से पक्षांतर करेंगे तो A अपॉन A डैश का मान कितना हो जाएगा L डैश अपॉन L। ठीक, इसको जरा हम समीकरण नंबर 1 से इसकी वैल्यू लगा दो तो कितना लिख सकते हैं A अपॉन A डैश बराबर L डैश अपॉन L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.1। इसको डालें समीकरण नंबर 2 और हमने कहां से लिख लिया इसको समीकरण 1 से, ये लिख सकते हैं। ठीक है। अब जरा तार को खींचने से पहले यानी खींचने से या तार का प्रारंभिक प्रतिरोध लिख दो, तार का प्रारंभिक प्रतिरोध, प्रारंभिक प्रतिरोध कितना है R और उसका मान हो जाएगा रो L अपॉन A। खींचने के बाद तार का प्रतिरोध
आर डैश इक्वल टू लिख सकते हैं, क्योंकि रो वही रहेगा, लंबाई केवल चेंज हो गई है, एल डैश अपॉन ए डैश। इन दोनों को जरा डिवाइड कर दो, उसके बाद इधर से नोट करेंगे तो आर डैश अपॉन आर का मान कितना हो जाएगा। ठीक है, रो से रो कैंसिल हो जाएगा, तो एल डैश अपॉन ए डैश इंटू ए अपॉन एल, ये हो जाएगा। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करिए तो लिख सकते हैं एल डैश अपॉन एल इंटू ए अपॉन ए डैश। समीकरण 2 से एल डैश अपॉन एल और ए अपॉन ए डैश का मान यहां लगा दो, तो आर अपॉन आर डैश का मान कितना हो जाएगा, एन इंटू एन। अरे एन इंटू एन, इसमें एन नहीं है, इसकी वैल्यू है 1.1 इंटू 1.1। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा आर डैश अपॉन आर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर कर दो तो 1.21, ये मान निकाल लिया हम लोगों ने। अब कह रहा है अगर यहां से आर डैश का मान निकालते तो कितना आ जाता, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, आर डैश इज इक्वल टू 1.21 इंटू आर, यानी प्रारंभिक प्रतिरोध का 1.21 गुना हो जाएगा जब 10% की वृद्धि करेंगे तो। ठीक है ना, लेकिन ये नहीं पूछ रहा है कितने गुना हो जाएगा, पूछ रहा है कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो प्रतिशत वृद्धि कैसे निकालते हैं हम लोग, प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या फार्मूला होता है, प्रतिरोध में वृद्धि बटे प्रारंभिक प्रतिरोध गुणते 100। ये तो फार्मूला होता है प्रतिशत निकालने का। यहां पर वैल्यू रख देंगे तो डेल्टा आर कितनी वृद्धि हुई, आर डैश माइनस आर अपॉन आर इंटू 100। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आर, इसको अलग अलग डिवाइड करा लो क्योंकि ऐसी वैल्यू रख पाना संभव नहीं है, तो आर डैश अपॉन आर -1 हो जाएगा इंटू 100। और समीकरण अच्छा इसको मैं इसको डाल लो, यहाँ पर 3 नंबर डाल लो, या इसको ऐसे आर डैश अपॉन आर की वैल्यू कितनी है 1.21, कितनी वैल्यू हो जाएगी 1.21 -1 इंटू 100, कितना आ गया ये 0.21 बचेगा, 100 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 21%। ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी अगर 10% की वृद्धि करेंगे तो उसकी प्रतिरोध में जो प्रतिशत वृद्धि होगी वो 21% की होती है। ठीक है, नोट कर लें इसको। और ये वीडियो अगर हमारा अच्छा लगा हो तो उसको लाइक जरूर करें, और अगर आप अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे नए जो वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।